अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस वाक़े की जो कल खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में पाश्तों के मकाम पर पेश आया, जहां चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और जो तमाम अफराद थे उन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। पूरी कौम इन 8 लोगों के लिए दुआ करती हमें दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर हमने देखा कि लोग दुआएं कर रहे थे और बार बार जो इन फुटेज के मनाजिर हैं वो शेयर किए जा रहे थे। पाक फौज की जानिब से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, इन रेस्क्यू किए गए अफराद में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, अबरार, अताउल्ला और उसामा शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज का ये जो बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लिफ्ट के करीब जैसे ही पहुंचता था तो वो जो डोली थी वो हिलने लगती थी, जिसके मनाजिर हमने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी देखे, जिससे डोली के गैर मतवाजन होने का खदशा भी रहा। दूसरी जानिब हेलीकॉप्टर से पैदा जो हवाई प्रेशर था उससे जो अकेली बच जाने वाली तार थी वो भी टूटने का खदशा था, जिसके बायस हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे इंतहाई मुहतात अंदाज में किया गया, बड़ा ही प्रोफेशनली किया गया, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो गया और 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़राए के मुताबिक एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करने के बाद ग्राउंड से ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन रात और मौसम के बायस रोक दिया गया था, लेकिन जो मुतबादिल तरीके हैं फिर वो इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। पाक फौज की जानिब से इस ऑपरेशन के लिए शुमाली इलाका जात से जो लोकल केबल क्रॉसिंग्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमात भी हासिल की गई और जो छोटी सी डोली थी उसको उसी तार पर डालकर मुतासरा डोली के करीब ले जाया गया। इसके जरिए खाने पीने की अशिया भी जो फंसे अफराद थे वहाँ पर उन्हें भेजी गई और इसी डोली में एक एक करके इंतहाई एहतियात के साथ बच्चों को रेस्क्यू किया गया और कहा यही जा रहा था कि शायद दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन भी है। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमें जो थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने तेज़ी से आगाज़ किया। जैसे ये खबर हमने कल अपने शो में ब्रेक की थी, तकरीबन 10 बजे के करीब के ये वाक़या पेश आए हुए, उस वक्त भी कोई 2-3 घंटे गुजर चुके थे और उसके बाद जब ये खबर मंजर आम पर आई तो फिर पाक फौज की जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लंग टीम है और PF का जो हेलीकॉप्टर है वो ऑपरेशन का हिस्सा बना। आर्मी एविएशन की जानिब से मुकम्मल तकनीकी मदद भी इन्हें फराहम की गई। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फ़ज़ाइया के जो पायलट थे, बेमिसाल महारत हमने उनकी देखी और बड़ी उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाने में जो मुकामी केबल एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनकी खिदमात भी हासिल की गई और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। इस ऑपरेशन में हमने देखा सिविल इंतजामिया और जो मकामी अफराद थे उन्होंने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुबह से ही लेकर लोग यहाँ पर मौजूद थे और बिल्कुल भी वो ऑपरेशन के ख़त्म होने तक अपने घरों में नहीं गए, क्योंकि एक इंतहाई मुश्किल और कठिन ऑपरेशन था। अफवाज पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमेशा हर मुश्किल वक्त में हमने देखा है कि उन्होंने अवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और खड़ी रहेंगी। और कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक पार्टी की जानिब से जो तनकीद की जा रही है अफवाज पाकिस्तान पर इस हवाले से, वो शायद इंतहाई गलत होगी, क्योंकि हमें माजी जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। चाहे पाकिस्तान में ज़लज़ला आया हो, सैलाबी सूरत हाल हो, जहाँ पर पाक फौज के जवान पहुँचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं और लोगों को बचाते हैं। शायद अगर हम उन लोगों से पूछें तो वो हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे कि जब वो अपनी मौत को अपने सामने देखते हैं और पाक जवान वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ से बचा कर निकाल कर लाते हैं, तो शायद वो लोग उन्हें सही जवाब दे सकेंगे जो आज सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक गलत बातें लिख रहे हैं, गलत मालूमात लिख रहे हैं। तो शायद उन्हें यह सोचने की ज़रूरत है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही दौर था, पिछले साल का मैं वाक़या याद दिलाना चाहूँगा, जब 5 अफराद सैलाबी रेले में फंसे हुए थे, एक टीले पर मौजूद थे, कितने घंटे तक वो उस टीले पर खड़े रहे, वो फुटेज हमने देखी और बार बार मीडिया पर वो फुटेज चलाई गई, सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स इतने वायरल हुए। लेकिन वो दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, जब वो खुद हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। बनी गाला से जाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस तक वो हेलीकॉप्टर पर जाते थे, तब वो हेलीकॉप्टर बनी गाला से नहीं उड़ा, उन 5 लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर नहीं पहुँचा। उन वाक़यात को भी हमें याद रखना चाहिए कि वो 5 अफराद कैमरे की उस आँख के आगे हमने देखा कि किस तरह से सैलाबी रेला उन्हें बहा कर ले गया और वो 5
अफराद आज हम में मौजूद नहीं हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान जो अफवाज हैं वो कल वहाँ पर पहुँचे, बर वक्त पहुँचे, ऑपरेशन शुरू किया गया, तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया। उसके बावजूद जिस तरह की तनकीद की जा रही है वो तो समझ से बाहर है। तो इन लोगों को शायद अकल करनी चाहिए कि जो अपने इदारे हैं उनको इस तरह से तनकीद का निशाना बनाकर आप पूरी दुनिया में जग हसाई करते हैं, अपनी भी और अपने इदारों की भी। खैर आगे बढ़ते हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से जो खस्ता हाल हैं, हिफाजती मयार पर पूरा नहीं उतरती चेयर लिफ्ट्स, उनको फौरी बंद करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी कोई हादसा इस तरह का रूनुमा होता है उसके बाद ही सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। शायद ये सब कुछ हमें बहुत पहले करने की ज़रूरत है। और ये वही केपी है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10 साल तक गवर्नमेंट की है और वहाँ की जो चेयर लिफ्ट्स हैं उसके हालात अब आपके सामने हैं। इसके अलावा उनकी जानिब से पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी जो तमाम चेयर लिफ्ट्स हैं उस पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर मजीद डिटेल्स भी लेंगे, लेकिन पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। सियासी भौंचाल और हिजानी कैफियत खत्म ना हुई। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अफगान बल्लेबाज पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने रेत की दीवार। और डेंगू वायरस के बाहर तेज नया खतरा मंडलाने लगा। इसको भी आज के शो में हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि डेंगू का सीजन अब शुरू हो चुका है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एहसान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त बटग्राम से, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। एहसान बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन हमने देखा बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गया, लोकल एक्सपर्ट्स वहाँ पर मौजूद थे, पाक फौज की टीम वहाँ पर मौजूद थी, सिविल इंतजामिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैं जानना चाहूँगा आपसे, आंखों देखा अहवाल। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ, जो वो पूरी कौम कल पूरा दिन सोग में थी। बलाखिर पाक फौज के जवानों और जो रेस्क्यू कामला है उनकी मेहनत से, कोशिशों से चेयरलिफ्ट में फंसे जितने भी स्कूल के बच्चे थे और दीगर अफराद थे उन सबको बहिफाजत निकाल लिया गया था। और जो शोक का आलम था, जो परेशानी थी, वो एक शाम के बाद फिर खुशी में तब्दील हो गई थी। इसी के साथ हजारों की तादाद में सुबह से लोग कल यानी जैसे ही ये वाकया रूनुमा हुआ उसके बाद जब वकूआ पे लोग जमा होना शुरू हुए और शाम तक जब तक ये बच्चे रेस्क्यू नहीं हुए थे उस वक्त तक हजारों की तादाद में लोग स्पॉट पर मौजूद थे। और यही उनकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे कि बच्चे हिफाजत के साथ चेयर लिफ्ट से नीचे उतारे जा सके और फिर बराखिर वही हुआ। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह चेयर लिफ्ट होती है उनके लिए जो चीज़ें दरकार होती है, तो वो चूंकि एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ तक जाना इंतहाई मुश्किल हमारे, क्योंकि सड़क नाम की है और बाकी जिस तरह बंदा किसी पहाड़ी चोटी पर ट्रेवल करता हो, यहाँ तक जाना यानी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। कल जब हम यहाँ तक गए थे तो हमें यहाँ तक पहुँचने में अलाई से यहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लगे थे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो जब हमने देखा मुकामी लोगों से हमारा रब्ता हुआ तो उनका कहना ये था कि आम दुरुस्त के लिए ये हजारों की तादाद उनकी आबादी थी और आम दुरुस्त के लिए यही एक चेयर लिफ्ट था जिसके जरिए ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाते थे। और पहले यहाँ पे एक पुल था, वो पुल जो है वो भी पिछले सालों में पानी की बहाव की वजह से गिर गया था और उसके बाद कोई आम दुरुस्त के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसका मुतबादिल यही चेयर लिफ्ट था। लेकिन वो खस्ताखाली का शिकार था और मेंटेनेंस, रिपेयरिंग की ये चीजें न उनके ऊपर किसी की किस्म की चेक एंड बैलेंस था। तो ये एक चीज थी कि यानी अगर हुकूमत इस चीज को नोटिस लेती, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुकामी तौर पर चेयर लिफ्ट लगाए गए हैं जो ठीक है। जिस तरह से आप हमें ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल वहां पर ये हमने चेयर लिफ्ट देखी है, इसमें जितने मसाइल हैं, मेंटेनेंस यहाँ पर नहीं की जाती है, तो कौन फिर इसका जिम्मेदार है? कोई स्पेसिफिक कंपनी है या इंतजामिया जिम्मेदार है?
ऑफ कोर्स इसमें दो राय है नहीं, क्योंकि ये जब इंतजाम इन्हें सी देती है और इतना एक खतरनाक किस्म का इस पर ट्रेवल होता है, तो लाजमी बात है इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि ये इन सब चीज़ों को पहले मॉनिटर करे, इसकी चेक करे और फिर इनको अप्रूवल दे। यहाँ पर तो किसी किस्म की यानी चेक एंड बैलेंस का नाम है ही नहीं। हर किसी की अपनी मर्जी है, जहाँ मर्जी चेयरलिफ्ट लगा लेते हैं और बेशतर पर जो चेयरलिफ्ट होते हैं वो इस किस्म के सानिहात का वाकयात का पेशेखेमा साबित हो रहे हैं। मैं अगर आपको ये भी बताता चलूं कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 20 साल पहले इसी तरह एक चेयरलिफ्ट का अफसोसनाक वाकया हुआ था। एक वाकये में 20 लोग जो थे वो शहीद हुए थे और दूसरा एक वाकया हुआ था दूसरी जगह पर, उसमें भी दर्जनों के हिसाब से लोग जान बहक हो चुके थे। तो ये ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियर उमर इनायत ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। उमर, मैं जानना आपसे चाहूंगा जो चेयरलिफ्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उनको हम किस टेक्नोलॉजी में काउंट करेंगे? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत पुरानी हो चुकी है? क्योंकि अब तो इतनी जिद्दत आ चुकी है चीज़ों में, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को ही इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक कोई हादसा रूनुमा ना हो जाए, फिर साथ हम उनकी मेंटेनेंस भी नहीं करते। जी अनवर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बिल्कुल, इसमें जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यूज हो रही है, बीइंग अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैं आपको बताऊं तो इसमें यह कि किसी तरह का भी इंजीनियरिंग डिजाइन नहीं है ज्यादातर में। ये जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड ये केबल कार्स हैं जो कि मूवमेंट के लिए या टूरिज्म के लिए यूज हो रही हैं, तो ये इंजीनियरिंग डिजाइन या सर्टिफिकेशन या किसी भी तरह की इस सॉर्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी लैक करती है। इसमें मालूम जबा वाली चेयरलिफ्ट है जो कि प्रॉपर्ली डिजाइंड एक चाइनीज कंपनी ने बनाई है, मगर उसके अलावा ये कि अनफॉर्चुनेटली ये लोकल लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये बनाई है और इसमें बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जी ठीक है, तो उमर आप क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि इन चीज़ों की मेंटेनेंस भी उस तरह नहीं की जाती जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर जो इंतज़ामिया मौजूद है किसी प्रॉपर कंपनी से ये डिज़ाइन नहीं की जा रही, इंतज़ामिया की तरफ से भी उस पर कोई चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। फिर देखें, आफ्टर ऑल तो इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो पहली बात तो ऐसी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट होने ही ना देना जो इस तरह की इंजीनियरिंग डिज़ाइन को लैक करते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि इसकी प्रॉपरली डिजाइनिंग हो, इसकी सर्टिफिकेशन हो और फिर अलाउ किया जाए कि ये कि इस तरह की मूवमेंट ये कर सकते हैं इन चेयरलिफ्ट पे। और इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल जी रिक्वायर्ड होती है। इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस साल में 1 या 2 दफ़ा, जिसमें जो स्टील केबल यूज होती है इसकी प्रॉपर तौर पे इसके स्ट्रैंड्स को लुक आफ्टर किया जाता है, इसकी लुब्रिकेशन होती है, ये जो कार्ट के ऊपर पुलीज लगी होती हैं पुलीज की लुब्रिकेशन होती है। और आप दूसरा देखें कि ये सारा कुछ एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड है, तो इसमें नमी का फैक्टर और ये सारी चीजें आती है, अल्टीमेटली करोजन करती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कि इसकी सर्विसिबिलिटी कम हो जाती है, इसकी डिजाइन लाइफ कम हो जाती है, तो वो एक कांस्टेंट मेंटेनेंस है, इसको लुक आफ्टर करें तो ये तभी अपने जो है सर्विस फुलफिल कर सकती है। ठीक है, उमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एहसान, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि कोई वहाँ पर सड़कों का निज़ाम मौजूद नहीं है, किसी ब्रिज का निज़ाम मौजूद नहीं है, एक ये वाहिद रास्ता सा लोगों के आने जाने का, अब कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, इसको कब तक ठीक किया जाएगा, इंतज़ामिया अब क्या कर रही है, इस पर क्या एक्शन लिया गया है? ये तो चूंकि कल रात देर से ऑपरेशन खत्म हो चुका है और मुकामी इंतजामिया की जानिब से इस पर पाबंदी लगा दी गई है, इसकी स्ट्रक्चर्स को देखा जाएगा। जहाँ तक आमदुरफ्त की बात है इसका मुतबादिल, तो ये लकड़ का पुल बनाया जाएगा, ये दरिया को अबूर करने के लिए लोग आर्जी तौर पर उस पुल को यूज करेंगे। और जो चेयरलिफ्ट की जहाँ तक बात है तो उसको जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं उसको देखेंगे, टेक्निकली चीजों को देखने के बाद इंतजामिया इनको इजाजत देगी कि वो फिर इसको यूज करें। ठीक है, तो ऐसा अभी जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, पूरा दिन वहाँ पर मौजूद रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हिस्सा लेते रहे, उनका इस हवाले से क्या बताना है कि पहले भी इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा हुए हैं जिन्हें जो लोकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से रिजॉल्व कर लिया जाता हो?
जी, ये एक बात काबिल गौर है कि जो लोकल एक्सपर्ट है उनका कहना ये था, मुकामी लोगों का भी ये कहना था, अगर कल इन्हें बर वक्त इजाज़त दी जाती तो ये ऑपरेशन जो रात गए तक जारी रहा। उनका ख्याल ये था कि वो उन्हें बर वक्त यानी दिन के रोशनी के अंदर ही जितने भी जवान थे इन सबको बाहिफाजत चेयरलिफ्ट से निकाल लेते। उनका ये कहना ये था कि जिस टेक्निकल तरीके से उन लोगों ने ये रस्सियां लगाई, जो लाइनें बचाई थी, उसी तरीके से यानी कहना उनका ये था कि जो चीज़ हमने लगाई थी तो हमें भी इसका तरीका फिर आता ही था कि हमने किस तरह, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता है तो इससे किस तरह फिर निपटना है। लेकिन चूंकि कल ऑपरेशन के बाद फिर उन लोकल जो लोग थे उनको इजाजत नहीं दी जा रही थी। और ठीक है एहसान, आप साथ ही रहेगा। उमर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी कंपनीज पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस तरह की केबल कार्स बना रही हैं, चेयरलिफ्ट्स बना रही हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, और वहां पर इस तरह की जो चेयरलिफ्ट्स हैं वो डिप्लॉय होनी चाहिए? अब इसमें पाकिस्तान में ये कि अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर काफी लैक करता है। इसमें जो एक ही प्रॉपर्ली डिजाइन चेयरलिफ्ट है वो मालम जब्बा में है, वो भी एक चाइनीज कंपनी ने डिजाइन की थी। मगर ये कि उसके अलावा केबल्स यूज होती हैं, ब्रिजेस में यूज होती हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनकी सर्टिफिकेशन भी होती हैं। इसी तरह की केबल एलिवेटर्स में भी यूज होती है, वो पाकिस्तान में ज़ाहिर अवेलेबल है, एलिवेटर्स कॉमन है। तो ये कि वो फर्म्स हैं जो इंजीनियरिंग फर्म्स वो लुक आफ्टर कर सकती हैं, और ज़ाहिर है वो अगर वही केबल्स हैं तो वो इन्हीं ब्रिजेस और केबल कार्स और इनको भी लुक आफ्टर कर सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो उमर फिर ये है कि हुकूमत की जानिब से इस मामले को टेक ओवर करना चाहिए। जितनी भी ये लोकल लिफ्ट्स लगी हुई हैं, केबल कार्स लगी हुई हैं, इनको रिमूव करना चाहिए। प्रॉपर इंजीनियर्स जो लिफ्ट्स आप बता रहे हैं, चेयर लिफ्ट्स बता रहे हैं, वो वहाँ पर लगनी चाहिए, जो सेफ्टी के मयार हैं वो पूरे होने चाहिए। तो ये तो हुकूमत को मेक श्योर करना है, क्योंकि इससे जो हमारा टूरिज्म है वो भी बड़ा मुतासिर होगा। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को चाहिए इसको। मेरा मशवरा तो यही है कि कुछ बाहर से इंजीनियरिंग फर्म्स या यहाँ लोकल कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इन्वॉल्व हो, और ये जितनी 600-700 के करीब नॉर्थ में केबल कार्स लगे हैं, इन सारों को 1 बाय 1 रिव्यू करें और इनमें जो भी कमी पेशी है उसको दूर किया जाए, और फिर इनको लोगों के लिए खोला जाए। और जब तक ये मुकम्मल तौर पे सेफ्टी वाइज सर्टिफाई नहीं होती तो इस पे अलाउ ना किया जाए किसी को भी यूज करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर उमर इनायत और एहसान नसीम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आप दोनों का। और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्की सियासत की बात करेंगे, जहां हम देख रहे हैं कि सियासी भौचाल है, जानी कैफियत है, और सियासतदानों की जो मखसूस मफादात की हम बात करते हैं वो एक अजीब सा माहौल बन चुका है। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे सियासत पर भी बात करेंगे और कल के मैच को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क सियासी भौचाल और हैजानी कैफियत का शिकार है, क्योंकि सियासतदानों की रेशा दवानियाँ और मखसूस मफादात की जो सियासत है उसने अजीब माहौल बना रखा है। ना ही किसी आइनी ओहदे की जिम्मेदारियों का एहसास बाकी रहा है, और एक के बाद एक खिलाफ आइन और अपने ओहदे से रुगर्दानी का मामूल बन चुका है। पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतों की अगर हम बात करें तो मुकर्ररा आइनी मुद्दत में जो इंतखाबात हैं वो करवाने में भी नाकाम नजर आए। निगरान हुकूमत और कितना अरसा निगरानी के मामला देखती रहेंगी, इसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। सदर मुमलिकत मुल्क का सबसे बड़ा आइनी ओहदा तो रखते हैं, लेकिन इस ओहदे से जुड़ी जिम्मेदारियां वो अक्सर अदा करने में नाकाम नजर आते हैं, और बार बार जो उन पर तनकीद होती है वो यही होती है कि वो सदर मुमलिकत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर के तौर पर ही अभी भी काम करते दिखाई देते हैं। तो उनकी जो ट्वीट है वो सदारती महल की तारीख का अनोखा वाकया भी बन चुकी है। अभी तक इस ट्वीट के आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, और शायद आने वाले काफ़ी दिन ऐसे होंगे कि इस ट्वीट के जो असरात हैं वो हम देखेंगे। और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि नारकोटिक्स डिवीज़न की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद ने सदर पाकिस्तान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खदमात अंजाम देने से भी इनकार कर दिया है। और ये भी देखना लाजिम होगा कि जो हाई रैंक्स के वफाकी ब्यूरोक्रेट हैं वो इस तरह के इनकार कर सकते हैं या नहीं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि असेंबलियों की तहलील के बाद
कोई भी जो पोस्टिंग है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। दूसरी जानिब PTI के साबिक रहनुमा असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। कल जब हम अपने प्रोग्राम में आमिर इलियास राणा साहब से बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो उनका फ़ोन है वो इस वक्त भी ऑन है, उनके पास मौजूद है और वो लोगों की कॉल्स भी रिसीव कर रहे हैं। असद उमर ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की जो खबर थी वो गलत थी, मुझे FIA की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की बात करें तो अब उनको जेल में बहुत सारी सहूलियात भी फराम की जा चुकी हैं, जिसके वो खुद सबसे बड़े नाकिद रह चुके हैं कि अगर जेल में तमाम सहूलियात दे देंगे फिर तो हर बंदा कहेगा कि उसको जेल में भेज दिया जाए। जिस तरह से चेयरमैन PTI के लिए बनाए गए बाथरूम में बाथ सोप मौजूद है, परफ्यूम है, एयर फ्रेशनर है, तौलिया है, टिशू पेपर भी मौजूद हैं, कमरे में बेड है, तकिया है, मैट्रेस है, मेज़ है, कुर्सी है, एयर कूलर फराहम किया गया है, एग्जॉस्ट फैन भी वहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ फ्रूट, शहद, खजूरें, जानमाज, अंग्रेज़ी तर्जुमे वाला कुरान मजीद और किताबें भी उन्हें फराहम कर दी गई हैं। आगे बढ़े तो रमज़ान शुगर मिल केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि मरीम नवाज़ का केस नायब तरामीम के बाद काबिल समात नहीं रहा, इसलिए दरख्वास्त खारिज करने के बजाय निपटा दी जाए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जहां एवन फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो 2.5 घंटे तक जारी रही और इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर भी बातचीत की गई है। इस मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी पर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रमज़ान शुगर मिल केस में ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है और सबसे अहम मामला जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए है वो है नवाज शरीफ की वापसी, जिस पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी दिखाई देते हैं और जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी कहा गया कि अभी तक जो रिस्क फैक्टर है वो मौजूद है, जब तक ये रिस्क फैक्टर ज़ीरो नहीं हो जाता हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क किसी सूरत भी नहीं ले सकते। तो अब हालात कहाँ पर जाते हैं ये देखना भी बात शरीफ इस हवाले से क्या फ़ैसला लेते हैं इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक, तो हम मुलाकातों का सिलसिला लंदन में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में बड़ी तवील मुलाकात हुई है, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? जिस रिस्क फैक्टर की ख्वाजा आसिफ बात कर रहे थे, क्या वो रिस्क फैक्टर अब ज़ीरो हो गया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नवाज शरीफ साहब हमारे सुप्रीम लीडर हैं और वो तो शुरू से ही मुस्लिम लीग के, वो तो सितंबर में अपना प्लान कर रहे थे, वो तो काफ़ी बार ये इज़हार किया है। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब की लंदन में जो मीटिंग है, तफसील से मीटिंग होगी, ये एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता उन मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी। तो यही हम सारे पार्टी वाले तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का और भरपूर वेलकम करेंगे उनको। बाकी रिस्क फैक्टर इज इन्वॉल्व देयर, उससे पहले वो जो कानूनी उनका जो मामलात है उसको ज़रूर अदालत में पेश किए जाएंगे और वहाँ पे उसके बाद ही जी हाँ वो ज़रूर तशरीफ ला रहे हैं। वो उनके अरेंजमेंट के सिलसिले में काफ़ी तफसील से मीटिंग हुई है जी। ठीक है, तो कैसे सब जिस तरह से हमने देखा कि मरीम नवाज को तो रिलीफ मिला है कल, तो क्या जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ, आपको लगता है कि उन्हें भी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा? देखिए ये सारी तो कानूनी आपको ज़्यादातर बेहतर बता सके, हमें तो तवक्को है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द तशरीफ लाएंगे, उनका भरपूर वेलकम होगा और उनको कानूनी भी जो उनके मामलात हैं उस पर उनको कोर्ट में जाकर पेश किया जाएगा और हमारे माहिरीन अभी डिस्कस कर रहे हैं तमाम मामलात को। मैं और आप तो इस वक्त पूरी डिटेल से उस पर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी अरसे से पेचीदा मामला है और अभी कोर्ट के सामने फैसला तो अदालतों ने करना है।
ठीक है, तो अगर नवाज शरीफ की नाअहली की मुद्दत की हम बात करें तो क्या जो कानूनी तौर पर आपको लगता है उनकी 5 साल की नाअहली की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है? फिर एक बहुत अहम इशू है जिस पर बड़ी तनकीद होती है उन पर कि नवाज शरीफ मेडिकल की बुनियाद पर लंदन गए थे, उनको जेल से निकाल कर लंदन रवाना किया गया था। दौरे हुकूमत अगर हम मुस्लिम लीग नून की बात करें तो पाकिस्तान पर काफ़ी साल हुकूमत की गई, लेकिन कोई एक ऐसा अस्पताल वो नहीं बनवा सके जहाँ पर खुद उनका इलाज हो सके। तो अब जब वो वापस आएंगे तो उनको फिर जेल भी जाना पड़ेगा। जी, वो बिल्कुल मेडिकल वजूहात से ही गए थे और वहाँ इलाज की गर्ज से, और वो इलाज बीच में तो कोविड क्योंकि रहा काफ़ी अर्सा, तो उसकी वजह से इंग्लैंड में भी नहीं हो सका इलाज मुमकिन, वहाँ पे जो उनका कोई जो प्रोसीजर होना था। लेकिन उसके बाद भी अब मियाँ साहब मुसलसल यही, अब तो बेहतर है, उनकी सेहत बेहतर है और यही कह रहे हैं कि हम जल्द तशरीफ लाएंगे और हम भी यही तवक्को कर रहे हैं। और कानूनी मामलात हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें हमें तवक्को तो है कि उसको कामयाबी से अदालतों में फेस किया जाएगा और बाकायदा हर चीज़, मैंने पहले कहा कि हमारे वकला आपको बेहतर बता सकेंगे कि क्या है, लेकिन हम तवक्को यही कर रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब का कोई जुर्म नहीं है, उनको एक बेटे की तनख्वाह ना लेने की वजह से उनके ऊपर ये केस बनाया गया था और मैं ये महसूस करता हूँ। तो लेकिन मैं क्योंकि कानूनी तौर पे तो आपको मैंने जैसे पहले कहा कि लीगल सही सूरत हाल हमारे वकला बता सकते हैं, तो बहरहाल केस हम फेस करेंगे। मुस्लिम लीग का यही ख्याल है कि मियाँ साहब तशरीफ लाएं क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन में उनका बयानिया बहुत अहम है और वो कानूनी कार्रवाइयाँ। ठीक है, कैसे साहब, बिल्कुल अच्छा, एक कंपैरिजन किया जा रहा है जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अब कैद काट रहे हैं, मुल्क में ही मौजूद हैं और यही उनके हवाले से भी इत्तलात हैं कि उनको भी कहा गया कि बाहर के मुल्क चले जाएं, लेकिन वो नहीं जाते। और यही तनकीद नवाज शरीफ पर होती है कि जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो फिर बाहर के मुल्क चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा FIR हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर, वो पाकिस्तान में ही हैं, उन केसेस को फेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके कभी भी और वो हमेशा उन्होंने सेलेक्ट यही चूज़ किया कि वो बाहर चले जाएँ और उनको रिलीफ मिल जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब की बेगम बीमार थी, वो अपनी बेगम बीमार को छोड़ के अपनी बेटी के साथ तशरीफ लाए, बड़ी दिलेरी से उन्होंने पता नहीं नंबर ऑफ टाइम्स अदालतों में फेस किया, ये बात नहीं। और ये भी आप जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई, कि ये मैंने तो कहीं नहीं देखी कि अदालत किसी ने ये कोई ऑफिशियल ये हो, तो स्पेकुलेशन है सारी, कहीं आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं तो कंफर्म कीजिए, ऐसी बात नहीं है। जो भी का अदालत, देखिए मियाँ साहब गए तो अदालत के कहने पे गए ना, अदालतें ये सारा फैसला कर रही हैं, ये नहीं कि फलां लीडर फिर। अब जितना मियाँ साहब ने ये जाके उनकी अदालतों में पेशियां भुगती हैं, अभी तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने उसका चौथा हिस्सा भी नहीं भुगती होंगी, क्योंकि मियाँ साहब तो बहुत बार पेशियां भुगती। जब भी नैब की अदालत में उन्हें बुलाया जाता था वो तशरीफ लाते थे। और इमरान खान साहब हमारे PTI के चेयरमैन जो है वो तो घबराते थे, उनको जब कहा गया तो कई हजारों लोग इकट्ठे कर लिए गए और कहा गया कि नहीं, और जब अदालतों में जाते थे तो कई लोगों के साथ जाते थे, तो ये कौन सी दिलेरी थी उनको। ठीक है, कैसे साहब, जिस तरह से हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ हुकूमत जब आई, आपका दौरा हुकूमत आया, ये 16 महीने का महंगाई का सैलाब आप एक लेकर आए, आप रिलीफ के दावे लेकर आए थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, उसका बोझ भी नून लीग को उठाना पड़ सकता है। तो जानना तो यही चाहते हैं कि जब मुलाकातें होती हैं लंदन में या दुबई में मुलाकातें होती हैं, तो क्या सिर्फ इसीलिए होती हैं कि अगली हुकूमत किसकी होगी, वजीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ किस तरह से वापस आएंगे, रिलीफ कैसे मिलेगा, या कभी अवाम की बात भी करते हैं आप लोग कि महंगाई किस तरह से कम करेंगे, अवाम को किस तरह से रिलीफ देंगे। जो कुछ इस 16 माह में हुआ, जितनी महंगाई 16 माह में आप लोग करके गए हैं, आम इंतखाबात में आपको नहीं लगता कि इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। असल सवाल यही है, हमारी मुस्लिम लीग तो हमेशा लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए ही काम करती रही है। जब जब हमारी हुकूमत आई, आप देख लीजिए, उनमें आवाम को सहूलतें मिली हैं। लेकिन ये 3.5 पौने 4 साल का जो दौर था, जो चोर डाकू की गर्दान पे ही होता रहा, पूरी मैं असम्बलियाँ में बैठा तो चोर डाकू की गर्दान ही होती रही। कोई वहाँ पे ऐसे बेहतरी के लिए क्या बताइए, कोई एक मनसूबा, कोई एक डेवलपमेंट का काम हुआ ये 3.5
पौने 4 साल में, और फिर IMF से जो मुआहदा किया गया उस मुआहदे पे अमल नहीं किया गया, और उसकी सारी वजूहत जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, यही क्योंकि IMF ने इससे जो कंडीशनें तय की थी, पेट्रोल की कीमत तय हुई थी कि जो पेट्रोलियम लेवी लगाई जाएगी और पेट्रोलियम वर्ल्ड मार्केट के मुताबिक कीमत होगी, तो जाते जाते बजाय कि वो आवाम वो मुआहदा तोड़ के गए और IMF इस पर नाराज हो गई और उनको मनाने में और उनकी कंडीशनलिटीज को पूरी करने में। देखिए बात यह है कि जो बहरान चल रहा है पूरी दुनिया में, महंगाई का बहरान है, अब हमारी लेकिन कैसे सब सवाल इस वक्त ये है कि जो 3.5-4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गुजार लिए थे, 3.5 साल 16 माह का एक अरसा बचा था, वो ढोल आप लोगों ने अपने गले में डाला ही क्यों? डाला कमाल करते हैं पॉलिटिशियन का, और काम क्या है कि अपने लिए क्या सियासत करते हैं, हम मुल्क के लिए सियासत करते हैं। जब हमने देखा कि मुल्क तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है और ये जो जिस तरह मुआहदा कर रहे हैं उसको भी तोड़ रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि मुल्क अभी भी तबाही के दहाने पर खड़ा है? 300 से डॉलर क्रॉस कर चुका है, 300 के करीब पेट्रोल की प्राइसेस पहुंच चुकी हैं, बिजली की जो कीमतें हैं वो हम आए रोज देखते हैं कि वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, अवाम के बहुत ही मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये किया हुआ है हमने पिछले 30-40 साल में जो किया है ना, मुसलसल हमें ज़रूरत थी स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की, हम वही करते रहे कि नवाजते रहे। तमाम हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टी की बात कर रहा हूँ, जब तक चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे और आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये खमियाजा है उस लड़ाई झगड़े का। हमने शुरू किए, देखिए 68-69 तक पाकिस्तान की मिसाल दुनिया के मुल्क देते थे। अब जब से ये आपस में लड़ना शुरू किया, पहले पीपल पार्टी और अवामी लीग जब ये इलेक्शन हो गए और इक़्तिदार नहीं दिया गया और वहाँ पे मुल्क दो लख्त हो गया, ये एक झगड़े की निशानी थी। बाद में मार्शल लॉ लगा 77 में, तब भी पीपल पार्टी और कौमी इत्तेहाद आपस में इख्तलाफ रहा और पॉलिटिकल टर्माइल रहा। अब भी यही चोर डाकू रहा इस बार भी। तो हमें मिल के चार्टर, हम तो कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। मैंने अपनी तकरीरों में कई बार कहा है कि हमारा मुल्क जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे है। हम पहले हम इलेक्शन की बात करते हैं, यही PTI कहती थी, अभी भी कहती है, जब हटे वो कह जल्दी इलेक्शन करा दो। इलेक्शन का वक्त नहीं था, पहले मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि महंगाई कैसे सब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मुल्क के डिफॉल्ट होने की बातें हमने सुनी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, जो कि और श्रीलंका जैसा बन सकता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी रियासत को तो आपने बचा लिया डिफॉल्ट होने से, लेकिन अगर हम अवाम की बात करें, अवाम डिफॉल्ट कर चुकी है। आप कह रहे हैं मुल्क की मईशत जो है हमारी वो वेंटिलेटर पर थी, वजीर आजम साहब इशाइये देते हैं, लाखों रुपया उस पर लग जाता है। प्रोटोकॉल्स की जब हम बात करते हैं, हम मराद की बात करते हैं, सरकारी अफसरान से आप मराद तो वापस ले नहीं सके। ये कौन से देखिए इशाइया एक दिया है जो कौमी असम्बली के मेंबरान को, तो अगर आप लाखों की बात करते हैं, ये भी तो कहें कि कैसर अहमद शेख जब पहले बार इलेक्ट हुए तो मैंने 2.5-3 साल तनख्वाह नहीं ली, अभी मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, मैंने कोई झंडा नहीं। ये बात आप नहीं करते जो लोग जो अपने सेक्रीफाइस करें। जब तक आप उन लोगों की मिसालें बिल्कुल ये देखिए, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो हाईलाइट करें ना, हाईलाइट करें ना उन लोगों को। देखिए महराज खालिद साहब आए, उनका आपके सामने है, उनका दौर जो है, जो रोजो साहब का दौर आपके सामने है। अभी भी हमारा ये जो मामलात है, हमने बहुत कैसे साहब इंडिविजुअली आप मिसालें बड़ी अच्छी दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कुछ रोज पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा कि मैं सैलरी नहीं लेता रहा। इंडिविजुअली आप लोग अच्छी मिसालें कायम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कोई कानून साजी क्यों नहीं की जा रही। जो अफसरान लाखों में सैलरीज ले रहे हैं उनको बिजली मुफ्त फराहम की जा रही है। वो मजदूर जो आज 30,000 रुपए दिहाड़ी पर 30,000 महीने पर काम कर रहा है, उसको बिल आता है 20,000 रुपए का, वो पेट्रोल डलवा रहा है। लेकिन जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें फ्यूल मुफ्त मिला हुआ है, उन्हें गाड़ियां मुफ्त मिली हुई हैं, उनके आगे पीछे वीगो डाले चलते हैं। जी ये भी है, और उस सबसे ज्यादा तो ये है कि मुल्क में 4-5 हज़ार अरब रुपए की करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, स्मगलिंग, और ये चीज़ है। जब तक हम मिलजुल के पॉलिटिशियन हम लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि इनका AC उतार लो जेल से, और ये देखिए एक खाना अगर आप मिसाल दे रहे तो ये मिसाल नहीं, खाना तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर कोई अलविदाई खाना दिया है वज़ीर आज़म, और कोई इतना लेविश नहीं था। मैं कुछ
खाने में मौजूद था। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम सबको मिल के जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, ना हमने तालीम के ऊपर तवज्जो दी, दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। मैं पहली बार चाइना गया, लेकिन कैसे साहब बिल्कुल जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं वो भी किसी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन जब मुल्क इतने मुश्किल मुआशी हालात से गुजर रहा हो, महंगाई अवाम बर्दाश्त कर रही हो, तो यही फिर जेस्चर्स होते हैं शायद जो दिखाने चाहिए। अगर वजीर आजम सादगी से वो तकरीब रखते, देखें जो गरीब अवाम है उसको तो इस चीज का बहुत दुख है, जितनी महंगाई हो चुकी है, लोग आपको लिटरली बद्दुआएं देते नजर आ रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आएगी, इसके कमेंट सेक्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि लोग कितनी तनकीद करेंगे आप पर। जी, मैं लोगों में ही होता हूँ। मैं 30 साल से 7वां इलेक्शन एमएनए का लड़ रहा हूँ और मैंने इंडिपेंडेंट भी इलेक्शन लड़े हैं। मैं तो अभी 14 अगस्त को मैंने जो फंक्शन किया, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फंक्शन था। 20 घंटे मैं पेट्रोल दिया है लोगों को फ्री, मैंने अपने हाथ से पर्ची दी है, ताकि जो पेट्रोल महंगा हुआ है मेरे इलाके का, मैंने कहा जो पाकिस्तान का झंडा लहरा के मेरे डेरे पर आएगा 14 अगस्त को, वो सुबह 9 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे सुबह तक अपने हाथ से 5 लीटर पेट्रोल हर मोटरसाइकिल वाले को और हर रिक्शे वाले को जो पाकिस्तान का झंडा लहरा के आए। ये कोशिश कर रहे हैं हम, ये अपने जेब से हम पैसे खर्च कर रहे हैं, उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा। एक खाना दे दिया तो उसको बार बार आप जिक्र कर चुके। मैं अपनी जेब से अभी मैंने ये खर्च किया है और ये सबके सामने हुआ है, तो उसको हाईलाइट नहीं किया जाता। लोगों को मिसालें दे, महंगाई है, लोग परेशान हैं, लेकिन हम झगड़े करने में लगे हुए हैं। पॉलिटिशियंस जब तक मिल के ये राय अमल नहीं निकाल, अब देखिए ना, अभी हुकूमत आई है, नई हुकूमत है, इंटरिम हुकूमत है, उसमें एक्सपर्ट। ठीक है, कैसे सब जिस तरह से आपकी बात करें कि जितनी जो सियासी पार्टियां हैं उनको मिलकर बैठना होगा, जिस तरह से मिसाके मईशत है वो करना होगा, फिर ही मुल्क किसी डगर पर आएगा। तो मुस्तकबिल में इसका मतलब फिर हम देख रहे हैं कि जो तमाम पार्टीज हैं, जिस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके साथ भी कुछ मामला तय हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि जब एक पेज पर सबको लाना है तो क्या आप समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें कि आप उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठकर काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, सीट एडजस्टमेंट और जो तैयारी है, ये मैं अभी तफसील से कह रहा हूँ कि हम सबको मिलना होगा। सबसे पहले तो चार्टर ऑफ इकॉनमी करना होगा, जो मिनिमम चीज़ें हैं, जो जैसे देखिए ना, जो हमारे नेशनलाइज इदारे हैं, जो कौमी इदारे हैं जो नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान हुकूमत को महंगाई कर, लोगों के ऊपर महंगाई कर रहा है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, हम डायरेक्ट अमीरों से टैक्स लें, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, तो वो भी महंगाई का बायस बनता है। तो ये चीज़ें जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को मुखालफत करेगी, ये तो कम अज़ कम ये रियलाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। और दुनिया के मुल्कों में मिसालें सामने हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हुई है। बाहर की लोग जब पैसा लेके आते हैं तो इंडस्ट्री लगती है, लोगों को रोजगार मिलता है। और यही तरीके हैं जो दुनिया में पिछले 25-30 साल में तमाम हमारे पड़ोसी मुल्कों ने और करीब के मुल्कों ने तरक्की की है। हम जरूर करें जी। जो आप सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, वो तो हम बिल्कुल सोचेंगे, लायामल होगा इसमें। लेकिन अगर पीटीआई के वो लोग जो इन्वॉल्व हैं, 9 मई एक बहुत ऐसा वाकया है जो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान के साथ जो जिस अंदाज से कोशिश की गई कि तोड़ फोड़ की जाए और जो नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, एडजस्टमेंट हो सकती है, बैठा जा सकता है हर, और उसके बगैर जो है पाकिस्तान आगे भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो लोग वाकयात में मुलव्वस हैं पाकिस्तान की इस तोड़ फोड़ में, और जो जिस तरह जना हाउस पे हमला हुआ और जो हमारे आर्मी के इंस्टॉलमेंट्स पे और जो हमारे शहीदों की जो यादगारों पे हमले हुए, उसको तो कोई भी देखिए, वो अदालतों ने फैसले करने हैं। अदालतें अगर किसी को सजा देती हैं वो अलग है, लेकिन हम पॉलिटिशियंस को जब तक हम मिल के बैठेंगे नहीं और हम आपस में इंतकामी कार्रवाइयां करते रहेंगे और झगड़े करते रहेंगे, तो ये मामला नहीं सुलझेगा। हमको दुनिया के दूसरे, इंडिया हमसे 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। एक वक्त में वो सिर्फ उनकी मईशत 4 गुना थी, आज उनकी मईशत 13 गुना हो गई है हमसे, क्योंकि वो मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। एक वक्त पाकिस्तान की करेंसी रुपया मजबूत था, उनसे भी हम सबको मिलके हम ये, अगर हमें कोई रिजल्ट देना, अभी ये जो इंटरिम गवर्नमेंट आई है, हमें उनसे तवक्को है, क्योंकि वो एक माहौल बना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी की तरफ, क्योंकि इस वक्त तमाम वाकई बड़ी परेशान है, बहुत दुश्वारी से दिन गुजार रहे हैं। मैं लोगों में रहता हूँ, लोगों को मैं देखता हूँ। जी।
इसमें तो कोई शक नहीं है, और हमें सबको मिलके बेहतरी की तरफ, और मईशत में ये इसकी पॉसिबिलिटीज है कि किस तरह बाकी मुल्कों ने इन मुश्किलात को दूर की है। हम अपनी इंडस्ट्री को हम लगा नहीं सके, हमारे यहाँ रेवेन्यू बढ़ नहीं सका। बिल्कुल कैसर साहब, आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तमाम सियासतदान हैं, तमाम जमातें हैं, उन्हें मिल बैठना है और मसलों का हल निकालना है। अच्छा, मैं एक वाकया कल पेश आया वो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बटग्राम में आपने भी देखा होगा जब 8 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रात को रेस्क्यू कर लिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि एक नेगेटिव कैंपेन चलाई गई एक मखसूस पार्टी की जानिब से, और आप भी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, किन लोगों की बात कर रहा हूं, जो हर उस पॉजिटिव काम को भी नेगेटिव करके दिखाना चाहते हैं, और वो शायद इसलिए कि वो खुद हुकूमत में मौजूद नहीं है। जब वो हुकूमत में मौजूद हो तो हर गलत काम भी सही हो जाता है, और अगर वो ना हो तो वो हर सही काम को भी गलत करार देते हैं। तो जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है इदारों के खिलाफ, तो ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं हम दुनिया को? ये तमाम सियासी जमातों का मसला है, ये सिर्फ शायद जो इस वक्त पीटीआई को हम देखते हैं या पीटीआई के हवाले से बात करते हैं कि वो इदारों को टारगेट कर रहे हैं, जब भी जो हुकूमत जो पार्टी भी हुकूमत में नहीं होती, अपोजिशन में होती है, इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं? देखिए, हमारे इदारों ने जो जिस तरह आपने कल का बटग्राम का हमने वाकया भी देखा कि हमारे फौजी जवानों ने और हमारे वहाँ लोग जो वहाँ थे उन सब ने बड़ी अपने अपने जो भी उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरह निभाई और बड़ी एफर्ट करके कल का एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। एक पार्टी सिर्फ ये नहीं कि वो हुकूमत में होते हैं या नहीं होते, जब हुकूमत में थे तब भी वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते, तो अपने अलावा सबको चोर डाकू समझते। जब मैं ये महसूस करूंगा कि सिर्फ अकेला मैं ही हूँ पाकिस्तान में और दूसरा कोई डिलीवर नहीं कर सकता, देखिए उनका ये जो तर्ज अमल है ना, उससे लोग अब नफरत कर रहे हैं। कहाँ गए उनके अपनी पार्टी के लोग जो उनके फाउंडर मेंबर थे, जहाँ जिन्होंने पार्टी बनाई थी और जो उनके साथी थे, वो खुद ही उनसे हट गए। मैं अपने इलाकों में देखता हूँ जो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट ही नजर नहीं आते, वो लोगों में छुपते फिर रहे हैं। ये जो यही वजह है कि जो उन्होंने ये समझ रहे हैं कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा कि उनके कैंडिडेट किधर है किधर। हमारे यहाँ ये एमएनए का सिस्टम है, एमएनए ने या एमपीए ने इलेक्शन लड़ना होता है, वो लोगों के करीब रहते हैं, लोगों की मुश्किलात में शामिल होते हैं, दुख दर्द में शिरकत करते हैं। बात ये है कि उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है और इनके तो कैंडिडेट ही मुझे पता नहीं है कि कहाँ है। बहुत से कैंडिडेट, तकरीबन 50% कैंडिडेट नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि बहुत पॉपुलर है, मुझे तो नहीं। मैंने आपसे अर्ज की कि अभी कोई हज़ारों लोगों को, इतना बड़ा जलसा तारीख में शायद कम ही होता होगा कि जब मुसलसल 20-22 घंटे मैं खुद बैठा वहाँ रहा और एक तो हज़ारों लोग आ रहे हैं। जब हम कहते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहनुमा मुस्बिक नून कैसर अहमद शेख हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और महंगाई पर हमने बात किया कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो अब हुक्मरानों को सोचना होगा कि मुल्क के लिए क्या करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बरतानवी कंपनी की तैयार करदा लारोस-नॉयल ड्रॉप्टेल नामी गाड़ी ने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। 1930 की दहाई की तेज़ रफ्तार पुरतईश कश्तियों से मुतासिर 2 दरवाज़ों और 2 नशिस्तों वाली इस गाड़ी की कीमत दंग कर देने वाली है। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी देख रहे हैं, तस्वीर मुलाहिजा करें। इस गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। कंपनी की जानिब से कोई भी वाज़ेह ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन जो तखमीना लगाया गया है इसकी कीमत का वो तकरीबन है $3 करोड़, जो कि पाकिस्तानी अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो 8 अरब 88 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो इस गाड़ी के महज 4 यूनिट तैयार किए जाएंगे, यानी कि दुनिया में सिर्फ 4 लोग ऐसे होंगे जो कि इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं, और हर एक को जो उनका सारिफ है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन किया जाएगा। रोल्स रॉयस को इस गाड़ी की तैयारी में 5 साल का अरसा लगा है और इसमें लगा 6.7 लीटर V12 इंजन जो है वो 593 हॉर्स पावर फराम करता है, यानी कि बहुत स्पीड के साथ चलेगी ये गाड़ी। इससे और सुर्ख रंगों का जो इसका कॉम्बिनेशन एक बनाया गया है और गुलाब की पत्तियों से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है। रोल्स रॉयस की इस गाड़ी के पहले यूनिट को ख़रीदने वालों की जो शनाख्त है वो तो जाहिर नहीं की गई, लेकिन यकीनी तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये जो मियाँ बीवी हैं ये काफ़ी अमीर हैं। और इस गाड़ी को कैलिफोर्निया में कार वीक के दौरान मुतारिफ करवाया गया था, जहां कंपनी का यह बताना है कि इसे सारिफ की राय को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन किया गया है। ये गाड़ी, इसकी जिस तरह से हम स्पीड की बात कर रहे थे, तो 5 सेकंड्स में 0 से 62 मील फ़ी घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि मजमूई तौर पर ये 155 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। और इससे कबल दुनिया की जो सबसे महंगी गाड़ी का एजाज़ था वो बोट टाई के पास था, जो कि मई 2021 में मुतारिफ करवाई गई थी, जिसकी कीमत $2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा थी। इंतहाई खूबसूरत ये गाड़ी है जिसकी तस्वीर आप नियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मारूफ कंपनी है रोल्स रॉयस,
जिनकी जानिब से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये तो ख़बर थी उन लोगों के लिए जो कि गाड़ियों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो इस तरह की न्यूज़ हमारे साथ भी सामने आती रहती हैं और दुनिया की महंगी तरीन ये कार है जो कि अब एक सारिफ की जानिब से ख़रीद भी ली गई है। और हम कोशिशें करेंगे कि किसी कार एक्सपर्ट को हम अपने शो में ज़रूर दावत, और गाड़ियों की जो ये मार्केट है, बढ़ती हुई मार्केट है जिसमें बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ भी अब शामिल हो रही हैं, उसको ज़रूर डिस्कस करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। क्रिकेट जुनून की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को विकेट पर ठहरने ही नहीं दिया। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से देखी हमने, अफगानिस्तान की एक के बाद एक विकेट गिरती रही और यूं कल का जो मैच था वो पाकिस्तानी बॉलर्स के नाम रहा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि 20 ओवर्स में ही ऑल टीम को आउट कर लिया गया। अफगान टीम सिर्फ 59 रन ही बना सकी। इससे पहले मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम 47.1 ओवर में 201 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की अगर बैटिंग लाइन की बात करें, बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं रही। पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान जल्द विकेट गंवा बैठे, वो सिर्फ 2 ही रन बना सके, जबकि कप्तान बाबर आजम 0 पर ही पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने अच्छी इनिंग्स खेली, 61 रन बनाए। शादाब खान ने 39 स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद 30, मोहम्मद रिजवान ने 21 रन बनाए। दूसरी तरफ एक और अहम मामला है जहां पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा ज़का अशरफ को हटाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी गई है। और ये समरी वज़ारत बैनुस्सूबाई राब्ता की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल की गई है और जिसमें यह कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर की गई तकर्रियों को ख़त्म करते हुए ज़का अशरफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कल के मैच पर ही बात करेंगे। पाकिस्तानी बॉलर्स की बड़ी ही शानदार कारकर्दगी रही और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मैच है उसका सारा क्रेडिट हमारे बॉलर्स को ही जाता है। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। कल असल में सुबह मेरे ख्याल में जब आप प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त पूरी कौम जो थी उसका फोकस एकदम शिफ्ट हुआ बटाग्राम में जो एक वाकया पेश आया जिसमें बाद में पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। वो लेट नाइट जाके वो पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन दोपहर को जब मैच खत्म हुआ तो इब्तिदा में जब पहले फखर आउट हुए फिर बाबर आजम आउट हुए तो एकदम से लगा कि पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो लड़खड़ाई। देखें, पाकिस्तान ने 201 रन बनाए, लेकिन ये वो पिच नहीं थी कि जिसमें 350-400 रन बनते। लो स्लो स्पिनिंग ट्रैक था बेसिकली। क्योंकि अफगानिस्तान की होम सीरीज श्रीलंका में हो रही है, लिहाजा अफगानिस्तान ने अपने स्पिनर्स को सामने रखते हुए ये पिच बनाई थी जिसमें इस जाल में वो पाकिस्तान के बैट्समैनों को फंसाना चाहते थे। लेकिन 201 रन मेरा ख्याल अफगान बैटिंग के हिसाब से अच्छा खासा स्कोर था। हालांकि अगर बड़ी टीम होती ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या इंग्लैंड तो फिर 25-30 रन मजीद बनने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट जाता है कि बैट्समैनों ने जितना भी हमें थोड़ा सा परेशान की कि हिस्ट्री में पहली बार अफगानिस्तान हमें हरा देगा, लेकिन बॉलर्स ने फिर जिस तरह आकर ऊपर तले हमले किए हैं, हारिस रऊफ ने खास तौर पर और इब्तिदा में शाहीन शाह अफरीदी ने, तो मेरे ख्याल वन साइडेड मैच था। लगा नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान कंपैरिजन है। बल्कि ये जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से कि आप ये कह रहे हैं कि जो पिच उनकी जानिब से बनाएगी, उन्होंने पिच इसलिए बनाई कि उनके जो बॉलर्स हैं उनको एक अच्छी सपोर्ट मिल सके, लेकिन वो पिच फिर पाकिस्तानी बॉलर्स के काम आ गई। बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस में हमें नजर आए हैं हारिस रऊफ। देखें अनवार साहब, अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने 10 में से 8 आउट किए और हिस्ट्री में कल पहला मौका था कि किसी वाइट बॉल मैच में अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान की पूरी टीम को आउट किया। लेकिन अगर उसका मुकाबला फिर पाकिस्तानी बॉलिंग से करें तो पाकिस्तान ने जो 10 विकेटें हासिल की हैं, बल्कि 9 विकेटें हासिल की, एक तो प्लेयर उनके रिटायर्ड हेड हुए, तो 9 में से जो 8 विकेटें थी हमारे फास्ट बॉलरों ने हासिल की। और मेरा ख्याल एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले एक ये मोरल बूस्टर है। और फिर इस सीरीज की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, अगर पाकिस्तान ये 3-0 से क्लीन स्वीप करता है सीरीज
तो पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगा, और एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का नंबर 1 बनना ये एक हमारे लिए फख्र की तो बात है, बिल्कुल हमारे बुलंद होगा, बहुत बुलंद होगा। ठीक है भट्टी साहब, जिस तरह से हम कल के मैच को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम भी हमने देखा कि एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पिच मुश्किल थी, वो बैटिंग विकेट नहीं थी, बट स्टिल आप और उसके बाद हमने देखा जो कैचेस हैं वो बड़े कमाल के हुए, कैचेस विन मैचेस वाला जो एक फार्मूला है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। फिर पीछे जब श्रीलंका से भी हमने सीरीज़ जीती, उसमें भी हमने देखा कि जो हमारी फील्डिंग है वो डे बाय डे बेटर हो रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि कल 2-3 पाकिस्तान ने जो कैचेस लिए वो आउटस्टैंडिंग थे। इससे पहले जो हम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच की सीरीज जीत कर आए, उसमें भी हमारे फील्डर्स ने हैरान कर दिया सबको। देखिए, हम बार बार फॉरेन कोचेस की बात करते हैं कि फॉरेन कोचेस डिफरेंस डालते हैं। अब्दुल मजीद पाकिस्तान के 4-4.5 साल फील्डिंग कोच रहे। अब आफ्ताब खान एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच है। तो प्लेयर्स को तो क्रेडिट जाता है जो कोचेस उनको टिप्स दे रहे हैं या जो ड्रिल्स करवा रहे हैं, लेकिन हमारी फील्डिंग में नो डाउट बहुत बेहतरी आई है, चूंकि यंग प्लेयर है। देखिए, हमारी टीम में अब बहुत ज्यादा कुछ सीनियर प्लेयर नहीं है, 28-29 साल, बल्कि एवरेज अगर हम उम्र देखें इस टीम की तो 25-26 साल के हमारे प्लेयर हैं। तो फील्डिंग में जिस तरह जान मार रहे हैं, मेरे ख्याल में एक बड़ी टीम के लिए और बड़े इवेंट में जाने से पहले एक अच्छा शुगून है कि हमारी फील्डिंग जो है वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। ठीक है भट्टी साहब, कमेंट आपका चाहूंगा वर्ल्ड कप के हवाले से भी कि हम बड़ी मुतज़ाद इत्तलात सुन रहे हैं कि बड़ा कुछ स्केड्यूल का इशू बन रहा है, कुछ सिक्योरिटी रिजर्वेशंस हैं, जो मकामी वहां पर पुलिस है उसका ये कहना है कि बैक टू बैक जो सिक्योरिटी है वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस हवाले से कोई आपको लग रहा है माहौल क्लियर हो रहा है? पहले भी हमने देखा कि स्केड्यूल चेंज हुआ, आपको लगता है कि कुछ चेंजिंग मजीद हो सकती है या फिर अब वक्त गुजर चुका है, फाइनल हो चुकी है अब काफ़ी चीज़ें? देखिए, शेड्यूल के हवाले से तो 3 दिन पहले एक खबर आई थी कि हैदराबाद दक्कन में जो 2 मैचेस होने, नेदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये 2 दिन में 2 मैचेस होने, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे बीसीसीआई ने और आईसीसी ने दोनों बातों की तरदीद कर दी। देखिए, अभी भी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतजामी मामलात के हवाले से भारत में मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हैं। एक टैक्स एग्जम्पशन का इशू है, तकरीबन को 28-30 मिलियन डॉलर्स हैं जो भारतीय गवर्नमेंट ने आईसीसी को टैक्स की छूट देनी है, अदरवाइज फिर वो मेंबर कंट्रीज जो हैं उनसे वो पैसा उनके शेयर में से काटा जाएगा। अच्छा, जो टिकट्स का एक मामला है, अब मैं देखें हम चूंकि पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानी जो मैचेस को देखना चाहते हैं, मेरे खुद जानने वाले मुझे फोन कर रहे हैं, कोई अमेरिका से, कोई यूएई से, भाई हमने भी भारत जाना है, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी सामने नहीं आई है कि वीजा पॉलिसी क्या होगी, सहाफी जिनको ट्रेवल करना है उनका मीडिया एक्रेडिटेशन अभी तक स्टार्टिंग में, बल्कि वर्ल्ड कप सर पे आ गया है। बहुत सारे मामला जो माजी में हो जाते थे, अभी तक भारत ने वो काम अभी करके दिखाई नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, एक और चीज, ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे डेंगू के हवाले से। तो डेंगू मच्छर एक बार फिर से खतरे की अलामत बनने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर में डेंगू के दर्जनों नए केसेस भी सामने आ चुके हैं और शहर के जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ डेंगू बुखार में मुब्तला इस वक्त दर्जनों मरीज़ मौजूद हैं। 41 मरीज़ ऐसे हैं सरकारी, जबकि 19 मरीज़ निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। शहर में गुज़श्ता रोज़ 900 से ज़ायद मकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया है। और दूसरी जानिब रावलपिंडी में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू वायरस के 2 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद डेंगू वायरस के मरीज़ों की मजमूई तादाद 101 के करीब पहुंच चुकी है। दर्जनों की तादाद से हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है। और इसके अलावा डेरा गाजी खान, ननकाना साहब, बिहाड़ी, बहावलपुर और उकाड़ा से भी डेंगू के मरीज़ इस वक्त सामने आना शुरू हो चुके हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मियां नवीद, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नवीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से सर उठाने लगा है। सूरत हाल आपको इस बार कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा कार है कि जो फिगर्स हमारे सामने मीडिया को दिए जाते हैं वो फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों में भी क्लिनिक मौजूद हैं, बहुत सी ऐसी लेबॉर्ट्रीज मौजूद हैं जिससे जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल अनवार, ये डाउटफुल होता है हमेशा से जो है वो महकमे ने अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए जो है वो केसेस
कम रिपोर्ट किए। अभी भी डॉक्टर्स हजरात से मेरी बात हुई है मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों से, उन्होंने जो बताया कि केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर सिर्फ जो है वो तादाद इंतहाई कम दिखाई जा रही है। उसकी वजह यह है कि कारकर्दगी दिखाना इनका मकसद होता है। देखें आप मजबूरी तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात कर लें तो पूरे पंजाब में 65 मरीज़ बताए गए हैं इसकी महकमे के जो दादोशुमार है। ऐसा हरगज़ नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा मरीज़, 65 से भी कई गुना ज़्यादा मरीज़ लाहौर में हैं। जो मेरी डॉक्टर हज़रात से बात हुई है कि इतने ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। इसके ऊपर जो है वो DC ने सख्त एक्शन भी लिया है कि आप चेक करें कि इतने ज़्यादा मरीज़ जो है वो अगर क्यों रिपोर्ट नहीं हो रहे, क्या वजह है। और साथ जो आपने पूछा कि प्राइवेट लेबॉर्ट्री में भी जो है वो पेशेंट जाते हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ भी चेकअप होता है, टेस्ट होता है, लेकिन ये तरीक़ेकार इसका ये होता है कि हर टाउन जो है ना, हर शहर के अंदर जो जोन होते हैं, पहले टाउन थे अब जोन बन गए हैं, उनका एक DDOH होता है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर अस्पताल के अंदर जो पेशेंट आता है उसकी जिम्मेदारी है वो उसने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताना है, जो उसके टाउन का है, जो उसके एरिया का है। वहाँ से फिर जो है वो डाटा मरतब होता है, फिर डैशबोर्ड के ऊपर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि क्योंकि लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में 10 जोन हैं, एक कंटोनमेंट बोर्ड है, उसको निकाल के बाकी 9 है, टोटल मजमूई तौर पर 10 है, और हर का एक DDOH है। वहाँ पर जो अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाने के लिए वो पेशेंट कम शो करते हैं, जिसमें उनको शाबाश मिलती है जी आपने बहुत अच्छा कंट्रोल किया। ऐसा हरगज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका है कि जो सियासी चपकलश थी कई पिछले महीनों से, उसमें डेंगू के ऊपर काम नहीं हुआ, क्योंकि पहले एक गवर्नमेंट आई 3 माह के लिए, फिर दूसरी PTI की गवर्नमेंट आ गई, फिर निगरान आ गई, तो निगरान गवर्नमेंट में या दूसरी हुकूमतों में उस तरह काम नहीं हुआ। जिस तरह एक दौर था जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, उस वक्त अल सुबह जो है वो मीटिंग कॉल की जाती थी, सारे अस्पतालों के MS को बुलाया जाता था, फिर उनसे अगले दिन पूछा जाता था। लेकिन अब हरगज़ ऐसा नहीं है। कल से थोड़ा सा मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया क्योंकि डॉक्टर्स बता रहे हैं हमें कि बहुत ज्यादा मरीज हैं, लेकिन इस तरह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जो आपने बात की है शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत की, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी निगरान दौरे हुकूमत चल रहा है। जिस तरह से हम मोहसिन नकवी साहब को देखते हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, बहुत एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं, थानों का विजिट करते हैं, अस्पतालों में भी जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर भी हमने उन्हें देखा और वो वहाँ पर जाकर मामलात का जायजा लेते हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। डेंगू पर अभी तक उनकी जानिब से कोई नोटिस लिया गया? कल थोड़ा सा इसको सुबह के टाइम मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया गया कि या उससे पहले कल क्योंकि सारा दिन वो मसला बन रहा, लेकिन मैं अभी तक मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले 1 या 2 माह में जब से ये निगरान वज़ीर आए, मैंने डेंगू के ऊपर इनकी कोई मीटिंग नहीं देखी। ठीक है कि चीफ सेक्रेटरी के साथ ये बैठे हों या चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी हो कि आप इसके ऊपर काम करें। देखें, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस काम लार्वे को ही आपने पैदा नहीं होने देना। अगर वो लार्वा तल्फ ना किया और वो मच्छर बन गया तो फिर वो शेर है, यानी जो शेर ने करना है वो करना है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। टीमें बनी हुई हैं, घरों में जाकर जो सर्वेलेंस की जाती है वो उस तरह सर्वेलेंस नहीं हो रही जिस तरह की जानी चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं हो रही। टीमें घर में जाकर चेक करेंगे कितने मुकदमात आपने किए हैं, कितनी FIR आपने दी हैं, कितने आपने अमारात को चेक किया है, कितने आपने टायर शॉप्स को चेक किया है। ये उस तरह काम विद ड्यू रिस्पेक्ट गवर्नमेंट की जानब से या इंतजामिया की जानब से नहीं किया जा रहा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है, खुदारा ये वबा बन गई तो मुझे बताएं कि कंट्रोल कौन करेगा। आपने वो तो साल देखा होगा जब जितनी तबाही उसी दौरे हुकूमत की मैं आपसे बात करने लगा हूं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर जो शहबाज शरीफ जिस तरह से करते थे, जिस तरह से वो इकदाम लेते थे, चीज़ों का नोटिस लेते थे, वो अभी तेज़ी हमें नहीं दिखाई दे रही जब वहाँ पर उस टाइम पर टीम्स बनाई जाती थी। अच्छा, उस टाइम पर एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी कि गली मोहल्लों में स्प्रे किए जाते थे, वो कितने इफेक्टिव थे, वो क्यों नहीं किए जा रहे? अच्छा, अब इसमें वो टाइम के साथ साथ अब इनका ये कहना है कि जी स्प्रे करने की बजाय हम लार्वा तल्फ करते हैं, उसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट बताए जा रहे हैं स्प्रे के जी, उससे पानी के अंदर किया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं जी हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि लार्वा अगर खड़ा पानी है तो वहाँ पर स्प्रे किया जा सकता है, लेकिन लार्वा जो घरों के अंदर ख़ास तौर पर जो कूलर या कोई ऐसे मुकाम जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, गमले हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम चेक करके लार्वा तल्फ करते हैं। जो टायर शॉप्स है, आप स्प्रे वगैरह की तरह नहीं है, उसका टेक्निकल तौर पर जवाब देते हैं, ये तो टेक्निकल एक्सपर्ट राय दे सकते हैं कि जी वो उसका नुकसान है या बेहतर है, लेकिन सर्वेलेंस उस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए। और सिर्फ डाटा कम ज़ाहिर करके बताया जा रहा है कि जो है वो मरीज़ कम है, लेकिन अस्पतालों में डॉक्टर्स बता रहे हैं कि डेंगू के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, इस वक्त सस्पेक्टेड पेशेंट आ रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब उनको आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सस्पेक्टेड ही रहेंगे, वो कन्फर्म नहीं हो सकते जब तक डैशबोर्ड के ऊपर नहीं लेकर आएंगे। डेंगू वार्ड्स पहले बनाए जाते थे, क्या अभी भी वो फॉल हैं? बिल्कुल बने हुए हैं जी, डेंगू वार्ड तब से ही बने हुए हैं और वहाँ पर जो है वो पेशेंट को दाखिल किया जा रहा है। वो एक ही किस्म का वार्ड होता है, उसमें जब
कोई मर्ज आ जाती है कोरोना तो कोरोना बना दिया जाता है, जब मलेरिया आ जाता है मलेरिया, जब गैस्ट्रो का कोई खुदा ना खासा मसला बनता है तो वो वार्ड तो मुख्तस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर अस्पताल में डेंगू वार्ड मुख्तस हैं। हाँ, डेंगू वार्ड के लिए जो बाकायदा तौर पर मच्छरदानियाँ लगाई जा रही हैं, इतने इंतजाम अभी तक नहीं है, लेकिन ये भी इनको करने चाहिए क्योंकि कल से जो है वो थोड़ा सा इंतजामिया अलर्ट हुई है। DC लाहौर ने भी जो है वो नोटिस लिया है कि ये इतने पेशेंट क्यों रिपोर्ट ज़ाहिर कम किए जा रहे हैं, अगर रिपोर्टर सस्पेक्टेड भी नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये एक नोटिस लिया उन्होंने। अब देखिए जैसे डॉक्टर्स हैं और वो सहाफ़ियों को बता रहे हैं या डॉक्टर्स अपने तक भी जानते हैं कि इतने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जो फिर महकमा हेल्थ को अपडेट प्रॉपर नहीं मिल रही, वो आगे प्रॉपर अपडेट नहीं कर रहे। महकमा डॉक्टर्स को तो कोई मसला नहीं है, उनकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होनी है, उन्होंने तो पेशेंट जितने बताने हैं उनकी कारकर्दगी तो बेहतर होगी कि इतने मरीज हमने चेक किया। आगे जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ है ज़राअत हैं और जो महकमा है उनका आगे मुकाबला है हर टाउन का। जी मेरे तो टाउन में सिर्फ 3 है, हालांकि वहाँ पे पता नहीं कितने हैं, कम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो छुपाया जा रहा है ये पहली मरतबा नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता है, इसको चेक करना होगा, इसका नुकसान होगा, वो तो अपनी परफॉर्मेंस दिखा देंगे, लेकिन खुदा ना खासा ये वायरल हो गया वबा बन गई तो फिर कौन जिम्मेदार है, फिर तो हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस तरह से सर्विलेंस की आप बात कर रहे हैं कि जगह जगह विजिट किए जाते हैं, ये जो टीम्स हैं फॉल होती हैं, तो अगर ये टीम्स उस तरह से काम नहीं करती हैं, सर्विलेंस नहीं होती, क्योंकि इंडिविजुअली हम लोग भी बड़ी मतलब लापरवाही का मुजाहरा करते दिखाई देते हैं, हमें भी चाहिए कि अपने घरों को साफ रखें, और ये मैसेज मैं सबको ही कन्वे करना चाहूँगा। तो आपको लग रहा है कि अब ये एक वबा की तरफ हम जा रहे हैं अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया? बिल्कुल जी, ये देखें जो अभी आज उन्होंने बताए हैं 65 केसेस है, तो ये 65 नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा हैं, और इतने केसेस जब होंगे तो जब ये मरीज़ हैं, जब ये मरीज बंदा बनता है तो उससे अगर कोई और मच्छर काटेगा तो वो भी एक डेंगू होगा, तो उससे बढ़ेगी तादाद, फौरी तौर पर इसको करना होगा। बाकी जो आपने कही बात के जो हमें खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, यकीनी तौर पर करना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर बड़े गोदाम, टायरों की शॉप्स, ये सारी वो चीज़ें जहाँ पर लार्वा बनता है, मच्छर बनता है, तो इनको देखना बहुत ज़रूरी है। अब तक कितने मुकदमात दर्ज किए? पहले ये भी बताया जाता था कि हमने इतने मुकदमात FIR दर्ज कर दी, लोगों को डर था, तो अब पता नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, और कम हो रहा है, डाटा तो नहीं बताया जा रहा मुकदमात का। जब भी इस तरह की टीम्स बनती हैं, अभी तो कोई ऐसी खबरें मीडिया पर भी हम नहीं देख रहे हैं कि कोई टीम्स इस हवाले से एक्टिव हों। क्या फाइन्स किए जाते हैं, जगहों को सील कर दिया जाता है ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस हो, और जो एक हम कहते हैं कि डर खौफ की फिजा जब बनती है तभी लोग उस पर अमल भी करते हैं, तो शायद हमारे मीडियम के थ्रू जब लोगों को पता चले कि इतने खासे फाइन्स भी होते हैं इस पर, या FIR भी होती है? FIR होती है, जुर्माना नहीं होता, FIR होती है, लेकिन यकीनी तौर पर अगर किसी का कारोबार है वो मुतासर होगा, FIR होगी, इब्तदाई तौर पर वो सील होगा, उसको खुलवाने के लिए आप जमानत कराएंगे, टाइम तो लगेगा, जिसका बिजनेस है उसको तो नुकसान है, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा हमें पहले ही जो है वो ये सारा खुद वर्क करना चाहिए, कोई टीम आए ना आए, हम अपने तौर पर सारा वर्क करके रखें, हम पानी को साफ रखें, सफाई रखें, लार्वा बढ़ने ना दे, तो फिर जो है वो मिलजुल कर ये इसका खात्मा मुमकिन है, वरना अदरवाइज तो जो है वो हुकूमत की सतह पर लोगों को, अफसरान को जागना होगा। और ये जो गलत बयानी की जा रही है, ये खुदारा इसके ऊपर जो है नोटिस ले, सेक्रेटरी हेल्थ DC लाहौर ने पहले भी लिया हुआ है, मजीद नोटिस ले, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस इनकी चेक करें मीटिंग में और इसको वेरीफाई करें, अस्पतालों के साथ खुद अफसरान ऊपर जो बैठे हैं वो वेरीफाई करें कि DDOH क्या बता रहा है और अस्पताल के अंदर डाटा क्या है। ठीक है, अच्छा, एक आम प्रैक्टिस है जो हम घरों में देखते हैं, गर्मियों का मौसम है, हम तमाम लोगों की कोशिश होती है कि अपनी छतों पर या सहन पर जानवरों के पीने के लिए, परिंदों के पीने के लिए पानी भी रखा जाता है, उसको डेली चेंज करना चाहिए, गली मोहल्ले की सफाई का इंतजाम करना चाहिए। इसमें तमाम ही जो महकमे हैं वो शामिल हैं। अगर हम LWMC की बात करें, अगर हम वासा की बात करें, सीवरेज का निज़ाम बहुत जगह पर ख़राब है, गटर उबल रहे होते हैं, सड़कों पर पानी खड़ा होता है, वहाँ पर भी ये लार्वा पैदा हो सकता है, फैल सकता है। देखिए, इसमें जितने भी डेंगू एक्सपर्ट हैं, तिब्बी बीमारी ना, वो कहते हैं ये साफ पानी में बनता है लार्वा, जो खास तौर पर घरों के अंदर गमले हैं या घरों के अंदर जो पानी, जिस तरह हम रखते जानवरों के लिए कि चलो वो पानी पी लें, शदीद गर्मी है, तो उनको बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पर उसको आप क्लियर करें, फिर रखें अगर आपने ये करना है। और आजकल आप ये सीज़न है कि अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता गर्मी जा रही है, तो लोगों ने बल्कि जो एयर कूलर पानी वाले हैं, लाहौरी कूलर बहुत मशहूर है, उसके अंदर पानी डालते, पानी आप नहीं डालते, अब चूंकि अब इसका मौसम है और उसमें सिर्फ हवा लेने के लिए वो करते हैं, तो उसके अंदर पानी ज़रूर होता है, वो एक दफ़ा सारे घरों में चेक करना चाहिए। और यहाँ तक भी मुझे बताया है कि जो इनकी टीमें हैं कि जो फ्रिज के अंदर आगे जो एक लगी होती है, उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर तक जो है वो लार्वा बन सकता है, यानी कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लार्वा बन जाता है। और खुदा ना खास्ता फिर जो है वो जो मरीज डेंगू का होता है ना,
अनवार साहब उसी से आप पूछ सकते हैं कि उसके साथ क्या बीतती है। 15 दिन तक वो खड़ा नहीं हो सकता बेचारा, अगर ठीक हो गए सेहतयाब होकर आ भी जाता है, मैंने खुद मुझे 2 दफा हुआ है, और इंसान की बिल्कुल ताकत खत्म हो जाती है, वो चल फिर नहीं सकता कई दिन, इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल तबाह हो जाता है, बड़ा खतरनाक बुखार है। अच्छा, ये भी एक अच्छी आपने बात शेयर कर दी है कि लोगों को ये आइडिया भी हो, जिन लोगों को नहीं हुआ, कि कितना मुज़ी मर्ज है और कितनी मुश्किल सिचुएशन में फिर इंसान का जिस्म, बल्कि एक शख्स नहीं पूरी फैमिली। आप अस्पताल में जाएंगे, आपको साथ जाना पड़ेगा, वहां फिर जो है वो इसका ट्रीटमेंट 10 से 15 दिन लगते हैं, फिर आप रिकवर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और खुदा न खासा साथ कोई और मर्ज है तो आपके अगर वो प्लेटलेट्स कम होते हैं तो आपको ज़्यादा खदशा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर बच्चों के लिए और घरों के अंदर जो है वो आप अपने दरवाजे बंद रखें, सफाई का ख्याल रखें, पानी ना खड़ा होने दें। ये सारी चीज़ें हमें ही फ़ायदा होगा, हमारी फैमिली को फ़ायदा होगा। हाँ, अगर सर्विस टीम आती है उनको भी अच्छे तरीके से मिलें, उनको भी चेक कराएं, उनकी शिनाख्त देख लें, और उसके बाद लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी बहुत सारे होते हैं, उनको बड़ा मुश्किल काम है वर्कर का, वो बताते हैं जी हमें तो कुछ चेक ही नहीं करने देता। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यू न्यूज़ मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और ये मैसेज हम कन्वे करना चाहेंगे अपने देखने वालों को कि जो डेंगू का सीज़न है उसका आगाज़ हो चुका है। हॉस्पिटल्स की सूरत हाल हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि डेंगू कितना ख़तरनाक हो सकता है और कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में मौजूद हैं। और जिस तरह से मियां नवीद ने भी बताया कि कितनी मुश्किल में एक इंसानी जिस्म आ सकता है, एक पूरी फैमिली मुश्किल में आ सकती है, तो आपको एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है। सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बच्चों को भी बचाएं, जहाँ पर भी साफ़ पानी मौजूद है अपने इर्द गिर्द का माहौल हमें साफ़ रखना चाहिए, अपने घर का माहौल साफ़ रखना चाहिए। जहाँ पर भी पानी खड़ा है उसको हमें साफ़ करना है। जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्पेंसर्स घर में मौजूद हैं, फ्रिज में अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाता है तो उसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल क्लियर रखने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।